हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो क्लास 10 साइंस की वन शॉट सीरीज का हम लेकर आ गए हैं एक नया चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हमारा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके 100% बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये चैप्टर अगर नहीं आप करके जा रहे तो ये मान लीजिए आपके 10-5 नंबर तो गायब। ठीक है ना। तो इस चैप्टर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, एक एक डिटेल करके यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है चैप्टर के बारे में तो चिंता मत करिए, यहाँ पर मैं आपको A to Z थ्योरी से लेकर हर चीज बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से ये आपको डील करना है वहाँ पे पेपर के अंदर। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड आई एम योर मेंटर। तो देखिए कार्बन क्या होता है। देखिए हमारे एनवायरनमेंट में आसपास में हमने बहुत सारी चीजों को देखा हुआ है जो कार्बन की बनी होती हैं। चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो कपड़ा है, या एनीथिंग एल्स। जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हमारी कार्बन की बनी हुई हैं। अब ये कार्बन हमें मिलता है कहाँ से? तो देखिए अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल की फॉर्म में ये सिर्फ 0.02% की ही हमें मिलता है। ठीक है ना। और मिनरल की फॉर्म में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। आपकी हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म हो सकती है, यहाँ पर कोल की फॉर्म में मिल सकता है, पेट्रोल की फॉर्म में मिल सकता है। ये सारी फॉर्म हमारी कार्बन की देखने के लिए हमें मिलती है। और एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम देखें तो ये 0.03% हमें मिलता है किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है ना। यानी कि गैसेस स्टेट में हमें मिल रहा है 0.03%, और अर्थ क्रस्ट में ये मात्र हमें 0.02% देखने के लिए मिलता है। कार्बन हमारे पास में क्या है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी कि उसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। जी, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करता हूँ तो ये 2 और 4 में टूटता है। अब इसके आखिरी ऑर्बिट में हमें कितने मिलने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मिलने हैं। और हम किसी भी ऑर्बिट को फर्स्ट को छोड़कर, यानी कि उसकी फर्स्ट सेल को, जैसे ये हमारे पास में मान लो ये हमने बना लिया एक एटम। तो एटम का जो ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट होगा इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके बाद जो जितने भी हमें बाहर के शेल मिलेंगे इसके, वो सारे सेल में मिनिमम मिनिमम 8 तो होने ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, तभी उसको कंप्लीटली फिल माना जाता है। वरना उसे कंप्लीटली फिल्ड नहीं माना जाता। ठीक है ना। तो इसलिए इसके पास में देखिए लास्ट में कितने हैं? 4। तो हमारे को कितने और जरूरत है? 4 की और जरूरत है कि जैसे कि ये 8 हो जाए, तब जाके ये कंप्लीटली फिल मानेगा। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 वैलेंसी हो गई। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी से हम लोग इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है ना। दीज कंपाउंड हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन के जितने भी बॉन्ड बनते हैं, अभी बताएंगे आगे के कौन से टाइप का बॉन्ड बनाता है। तो आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में जो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, यानी कि बहुत स्ट्रांग नहीं होता। आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है ना। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इनकी आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि मैंने इस फिगर के अंदर, आप देखिए इस फिगर के अंदर मैंने दिखा रखा है कि इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने हैं हमारे पास में? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है ना। आउटर यहाँ पर 1 2 3 और एक 4। 4 हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये अगर चाहता है अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्टेबिलिटी जहां पर हमारे कोई भी एटम ना किसी से रिएक्ट करता उसके बाद में, ना ही किसी से कुछ लेन देन वाली बात करता है। ठीक है ना। तो उसे कहते हैं नोबल गैस कंडीशन। अब नोबल गैस कंडीशन पे या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर ये आना चाहता है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब इसकी दोनों ही केस में बड़ी दिक्कत है। अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे फर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन, पहले लेने वाली बात कर लेते हैं, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इन्हें काफी डिफिकल्टी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो सिर्फ कितने होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि भाई इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है ना। अब 6 तो 6 ही प्रोटॉन इसके पास में हो गए, लेकिन तुमने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो हमारे पास में अब यहाँ पर क्या हो गए? पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 और ले ली तो टोटल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेचारे सिर्फ 6 हैं, तो इसके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी इनको होल्ड करना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता किसी से। ठीक है ना। अब तो मना है कि भाई दे दो फिर 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ले नहीं सकते तो। अब देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए
क्या है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल कर दूसरे को देने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कर देगा वो, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन उससे दे दिए, तो अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे सिर्फ। लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो 6 हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन दो को भाई बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे, ये तो फिर जो एटम है वही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी इससे बहुत सारी परेशानी देखने के लिए मिल जाती है। तो इसलिए ये क्या होता है कि ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ये ना दे रहा है ना ले रहा है, तो इसमें भी बड़ी परेशानी आई कि यार फिर काम कैसे करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं जो कार्बन है वो कभी काम नहीं करेगा। तो पता लगा कि नहीं, इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक सिचुएशन आई, एक कंडीशन आई, जिसका नाम रखा गया कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम आर नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया ना तो हम दे सकते हैं ना ले सकते हैं, लेकिन हम शेयरिंग यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि एक से दूसरे को शेयर करके हम लोग यहाँ पे अपना बॉन्ड को तैयार कर सकते हैं, और ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उस पर ये स्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा यही अकेला नहीं कर सकता, कार्बन कार्बन मिलकर किसी के साथ कर सकता है, और खुद अपने आप में भी बहुत सारे ऐसे एटम अपने आप में रिएक्ट करके कर सकते हैं, जिनके पास में कॉन्फ़िगरेशन शेयरिंग करके आराम से काम हो सकता है। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकर। लेकिन इनका अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स देखा जाएगा तो वो इनका कमजोर ही होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इनका बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ बॉन्ड इनका स्ट्रांग बनता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप्स की बात करूँ, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं ये? 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 टाइप में सबसे पहला आता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या एक कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग, अगर हम एक कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, तो एक कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरीके से एक लाइन से दिखाते हैं, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको पाए जाते हैं, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से हमें एक बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर मैं हाइड्रोजन गैस बनाना चाहता हूँ, तो मुझे पता है हाइड्रोजन गैस के लिए उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और उसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको पीछे कि हमारा जो एटम होता है, एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आपको कितने मिलने चाहिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए आपके पास में, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक है। तो ये एक कैसे लेगा, तो जब हाइड्रोजन गैस अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो ये हाइड्रोजन का एक मेरे पास में एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने करी है। तो इन्होंने शेयरिंग करी, शेयरिंग करने के बाद में इसने क्या बनाया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन, ये बन गई हमारी H2 गैस। क्लियर है। तो उन्होंने क्या करा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, और दोनों की क्या हो गई, दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास पहुंच गए। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास किसके पास पूछे, तो हीलियम हमारी क्या होती है, एक नोबल गैस होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो अब ये हाइड्रोजन लगभग लगभग हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन के पास पहुंच गया, तो हम इसे कह सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्टेबल हो चुका है। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। इसी तरीके से आप क्लोरीन को भी बना सकते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है वो 17 होता है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करता हूँ तो वो होती है 287, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये 7 आ रहे हैं यहाँ पर, और इसको रिक्वायरमेंट 8 की है। तो इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से क्या कर लेगा, मांग लेगा। और हमारी क्लोरीन क्या होती है, वैसे भी एक नॉन मेटल होती है। ये भी आप याद रखेंगे कि क्लोरीन एक नॉन मेटल होती है, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करती है, कभी देने का काम नहीं करती। तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये अपनी इक्विवेलेंसी क्या करेगा, अपनी ही क्लोरीन के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, या इसको कह लो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन यहाँ पर बन जाएगा, या इसको कह सकते हैं Cl2 गैस बन जाएगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। डबल कोवलेंट बॉन्ड हम कैसे लगाते हैं, 2 डंडे खींच के ऐसे करके 2 डंडे लगा देंगे, इसे बोलेंगे हम डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब अगर मेरे को फॉर्मेशन करनी है अपने ऑक्सीजन की, ठीक है ना, अगर मुझे ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करनी है, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, ठीक है ना। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो वो कितनी होती है, 2 और 6, 2 और 6। अब यहाँ लास्ट वाले ऑर्बिट में आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, हमें 6 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि पहले ऑर्बिट को छोड़कर, यानी कि उसकी पहली शेल को छोड़कर उसके बाद की जितनी भी शेल है वो कंप्लीटली फिल सेल जब भी मानी जाती है जब उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिले। कितने मिले, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ पर तो 6 हैं,
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी से शेयर करेगा। तो इसने क्या करा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने क्या करी, शेयर करी, 2 ये देगा अपने, 2 ये देगा, टोटल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड हमारा तैयार हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है आप सभी लोगों को इतनी बात? ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक अपने एक आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करा, और शेयर करने के बाद में क्या बनाया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मतलब 3 यहाँ पर इस तरीके से डंडे ये बनाएगा, इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। अब मुझे बनाना है फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन गैस। अगर मुझे नाइट्रोजन गैस यहाँ पर बनानी है, तो नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 5। अब देखिए इसके लास्ट वाले में कितना आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब लास्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 3 की और रिक्वायरमेंट होगी अपने तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के लिए। ठीक है ना, तब जाके ये क्या होगा, 10 बनाएगा, और 10 में हमारी आर्गन गैस होती है, ध्यान रखिएगा, 10 में हमारी कौन सी होती है, आर्गन गैस होती है। तो ये आर्गन गैस की कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करी, शेयरिंग करी, तो हमारी क्या बन गई, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन गई। क्लियर है, समझ आ गई आप लोगों को? चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की हम लोग बात करते हैं। अब ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि कार्बन हमें किस किस फॉर्म में देखने के लिए मिल जाता है, तो उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, वो 3 प्रकार के एलोट्रॉप्स हमारे पास में आएंगे। सिलेबस में हम जनरली 2 ही पढ़ते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। बकमिंस्टर फुल्डेंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया डिटेल ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है ना। डायमंड क्या होता है हमारे पास में, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। अभी इनके मैं डायग्राम आपको आगे दिखाऊंगा अगले पेज पर। ठीक है ना, बहुत आराम से, पहले आप समझ लीजिए कि हमारा जो डायमंड होता है उसका एक कार्बन, जैसे मान लीजिए, मान लो ये हमारे पास में एक कार्बन, तो इसके साथ ऐसे 4 कार्बन इसके साथ क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, 4 कार्बन ऐसे जुड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे 4 कार्बन एक के साथ में जुड़े होंगे, फिर यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे भी 4 जुड़ जाएंगे एक के साथ में। ठीक है ना, हर किसी के साथ में एक के साथ कितने जुड़ेंगे, यहाँ पर 4 कार्बन एटम जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक से कितने जुड़े होते हैं, 4। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है जो प्रकृति में हमें नॉर्मल फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है ये। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, हीट को भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है ना। डायमंड को जो है जनरली जो हम यूज करते हैं यहाँ पर ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, ग्लास कटर बनाने के लिए यूज करते हैं, या हमारे पास ड्रिलिंग कटर होते हैं, बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए डायमंड का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या है, ये भी एक कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। ठीक है ना, यहाँ पर एक एटम, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। अब एक कैसे ये 3 को कनेक्ट कर रहा है, एक सेकंड में आपको बता के देता हूँ। तो देखिए जैसे मान के चलिए हमारे पास में यहाँ पर ये हमने एक अपना क्या ले लिया, मान लो ये हमारा कार्बन एटम हो गया। ठीक है ना, एक एटम यहाँ पर हो गया। अब 3 कैसे कनेक्ट होंगे, एक इन्होंने ये कनेक्ट कर दिया, एक इन्होंने ये कनेक्ट कर दिया, एक इन्होंने ये कनेक्ट कर दिया, तो 3 कनेक्ट हो गए। ऐसे ही इसको आगे बढ़ा देंगे, एक ये कनेक्ट हो गया, एक ये कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया, इस तरीके से। तो ये हेक्सागोनल टाइप की शेप बनाते हुए चलता है। अब यहाँ से इसको यहाँ बढ़ा देंगे, इसको यहाँ ले आओ, ऐसे कनेक्ट करते, तो ये हेक्सागोनल टाइप की शेप बनाते हुए क्या करेगा, अपना चलता चलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप शेप को देख लेंगे कि इस तरीके से ये शेप बनाते हुए हमारी चलता है। तो 1 से 3 कनेक्ट होते हैं। जैसे ये इसको हम अगर मैं मान लो ये 0 पोजीशन पर, तो एक यहाँ कनेक्ट हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप किसी को भी पकड़ेंगे तो 1 से 3 कनेक्ट होंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को, समझ आ गई इतनी बात? आगे अगला पॉइंट समझते हैं। ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। अगर आप ग्रेफाइट को कभी देखेंगे, पेंसिल को ही देख लीजिएगा, पेंसिल को जब हाथ से आप ऐसे टच करेंगे, तो टच करने पर आपको पता लगेगा कि काफी स्मूथ होती है और काफी स्लिपरी टाइप की होती है। ठीक है ना, एक लेकिन देखिए अभी मैंने पीछे बताया था कि कार्बन जितने होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा होता है जो जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना, ये अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, ट्रैवल करा सकता है। ग्रेफाइट यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मशीन वगैरह में बड़ी बड़ी मशीन होती है उसमें लुब्रिकेंट बनाने के लिए भी हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका तीसरा टाइप है बकमिंस्टर फुल्डेंस। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं C16।
यानी कि यहाँ पर जो है एक फुटबॉल जैसे आकार का जो है हमें शेप देखने के लिए मिलती है। जैसे फुटबॉल आप लोगों ने देखी होगी, हेक्सागोनल टाइप की कुछ ऐसे करके एक फुटबॉल टाइप की, ऐसे इनकी फुटबॉल टाइप की एक जो है आकृति यहाँ पर बनती है बकमिंस्टर फुल लेंथ की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास में डायमंड का स्ट्रक्चर और ये है हमारे पास में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। मैंने कहा था ना ये इसकी जीरो पोजीशन हो गई। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ जुड़ गया। तो देखिए 3 कार्बन जुड़ गए एक से कितने जुड़ गए? 3 कार्बन। तो किसी को भी अगर तुम जीरो पोजीशन मान लोगे, मान लो मैं इसको जीरो पोजीशन मान लेता हूँ, तो इसका एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया। तो इस तरीके से इनकी कार्बन क्या हो रहे हैं? 1 से 3 जुड़ रहे हैं। डायमंड के केस में देखिए अगर मैं इसको जीरो पोजीशन दे देता हूँ तो ये 1 हो गया, इससे दूसरा कार्बन ये कनेक्ट हो गया, तीसरा कार्बन यहाँ कनेक्ट हो गया, चौथा कार्बन यहाँ कनेक्ट हो गया। तो 1 से 4 कार्बन यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों के? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है कि कार्बन हमें कितने रूपों में मतलब कितने तरीके से जुड़ा हुआ मिलता है, किन कहाँ कहाँ पे हमें मिलता है। तो कार्बन देखो बहुत बड़ी एक कह सकते हैं हम यहाँ पर रेंज बनाता है अपनी, कि कार्बन के ना बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं नेचर के अंदर। तो नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये बहुत कंपाउंड यहाँ पे बनाता है, बहुत सारी तरीके की चीजें बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वुड में भी हमें देखने के लिए मिलता है, क्लोथ में भी देखने के लिए मिल रहा है, ह्यूमन बॉडी में भी हालांकि इसकी कुछ मात्रा होती है। ठीक है ना? और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम लोग कार्बन को देखते हैं। अभी आगे और प्रोडक्ट ऐसे देखेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत सारे तरीके के ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कैटिनेशन, किसे कहा जाता है? तो कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। यानी कि इसके पास में एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है जिसमें ये क्या करता है, अपने एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, गिविंग राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मॉलिक्यूल अपने जनरेट कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा? कैटिनेशन कहा। ठीक है ना? इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा? कैटिनेशन कहा। अब जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है ना, आपको ब्रांच फॉर्म में मिल सकते हैं, आपको साइक्लिक फॉर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो कैसे भी मिल सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को आप यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हमेशा स्टेबल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना? कार्बन कार्बन बॉन्ड जो यहाँ पे बनते हैं वो कैसे बनते हैं? स्टेबल बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? आगे चलें। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, हो सकता है कि अभी के लिए वो आपको ना समझ में आए कुछ समय के लिए, मगर आगे जब ये सारी डिटेल हम इसकी पढ़ेंगे, ये जो टाइप्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे, तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि किस बारे में सर बात कर रहे थे। क्लियर है ना? तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड फाउंड इन नेचर। जितनी भी चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं और उनके अंदर जितने भी हमें कार्बन के कंपाउंड मिल रहे हैं, यानी कि जो भी चीज हमने नेचर से निकाली, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो आपकी सीएनजी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमें प्रकृति से मिल रही है, उन सबको जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है? उनमें कार्बन की मात्रा तो होती है। जिन जिन के पास में कार्बन की मात्रा होगी वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है ना? कंपाउंड विच आइदर हाइड्रोकार्बन, या तो वो हो सकते हैं कि वो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने होंगे, तो हाइड्रोजन कार्बन कहलाएंगे, या हो सकता है कि वो कार्बन कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? कार्बन कहलाएंगे, यानी कि वो डेरिवेटिव कहलाएंगे। तो हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन कार्बन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कार्बन कार्बन की फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात आपकी? चलिए आगे देखते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? दूसरा हमारे पास क्या होता है? अल्कोहल। अभी ये सारी चीजें मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है ना? ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है कि सर क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अभी एक एक डिटेल करके मैं आगे आपको इसकी बताता जाऊंगा। ठीक है ना? तीसरा होता है एल्डिहाइड, चौथा कीटोन, हेलो एल्किन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हम अब डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा पाई जा रही है या हाइड्रोजन और कार्बन पाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में C2H6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? इथेन कहते हैं। C3H8, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रोपेन कहते हैं। अब आप कहोगे ये सर इथेन क्या है, प्रोपेन क्या है?
तो बेटा अभी कुछ देर 5-7 मिनट और रुक जाइए, फिर आपको देखिए ये सारी की सारी डिटेल सुनने के लिए मिल जाएगी कि क्या होते हैं ये नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसकी, ठीक है ना। C2H2 ये इथाइन होता है हमारे पास में। C5H10 ये हमारा पेंटीन पेंटीन होता है हमारा, ठीक है ना। तो अभी आपको ये सबके नाम अभी आपको नहीं पता है, लेकिन अभी थोड़ी देर में सब पता लग जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें हमारा एल्केन ग्रुप आता है, जिसमें हमारा क्या आता है, एल्केन ग्रुप आता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है ना, CnH2n+2। एन यहाँ पर क्या है, एन आपका है इंटीजर, ठीक है ना, एन क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, C1H2+2, यानी कि हमें मिला CH4। अब C1 है यानी कि एक एटम है हमारे पास में, तो ये क्या बन गई हमारे पास, यहाँ पर हमने बना दिया मीथेन बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया हमारा, मीथेन बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं एन की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो ये होता है C2H2 2 + 4 + 2, यानी कि C2H6। C2H6 को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इथेन बोल देते हैं, हमारा इथेन बन गया। क्लियर है ना। तो ये जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास में होंगे यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास में, एल्केन ग्रुप के होंगे, ठीक है ना, कैसे होंगे, एल्केन ग्रुप के होंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे एल्कीन भी हो सकते हैं और एल्काइंस भी हो सकते हैं, यानी कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे बनाते हैं, ठीक है ना, और एक चेन बनाते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन की एक चेन बना रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन की एक चेन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनको हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्कीन क्या है हमारे पास में, तो एल्कीन पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। और अगर मैं एल्काइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एल्काइन की, तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है ना, CnH2n-2, 2n-2। अब देखिए एल्काइन के अंदर अगर बात, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने n = 1 रखा, ठीक है ना, तो हमें मिला C1H2 × 1, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, C1H2। पर यहाँ पर देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही कार्बन देखने के लिए मिल रहा है, जबकि मैंने कहा कि एल्किन कार्बन कार्बन के बीच में दो क्या होगा, एक जगह डबल बॉन्ड बनाना चाहिए होता है, लेकिन यहाँ तो एक ही कार्बन है। इसका मतलब हम लोग कार्बन के पहला मॉलिक्यूल यानी कि जो पहला मेंबर है ये इसका नहीं हो सकता, ठीक है ना, कभी भी C1H2 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन रहा, इसका कारण क्या है, क्योंकि कार्बन ने कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनाया। तो और हमने यहाँ पे क्या कहा है कि इसको कितना बनाना है, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा हमारा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं कार्बन का, मतलब इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो फर्स्ट मेंबर कहाँ मिलेगा, n = 2 पर। तो 2 पर क्या हो जाएगा, C2H2 × 2, यानी कि C2H4, ठीक है ना, C2H4। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा देंगे, 3 हो गए ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, देखो वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 और 2 यहाँ पर है, 3 और ये 4, तो 4 वैलेंसी हमें देखने के लिए मिल गई, हो गई पूरी। तो इनने बना लिया इसके साथ में, ठीक है ना। इसी तरीके से ये अपना एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएगा, एक हाइड्रोजन अपना यहाँ लगा लेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर अपना इथीन, क्या कहेंगे हम इसको, इथीन। कभी भी ये मिथीन नहीं बनाता, ठीक है ना, मिथीन कभी नहीं बनाता, ध्यान रखेंगे। तो इसको इसका यहाँ पे फर्स्ट मेंबर कहा जाएगा, ठीक है ना, क्या कहा जाएगा इसको, यहाँ पर इसका फर्स्ट मेंबर कहा जाएगा एल्कीन ग्रुप का। अब बहुत बार गड़बड़ यही होती है आपकी कि आपको ये जब वहाँ पे आता है पेपर में कि इसका 6 मेंबर बताओ, एल्कीन ग्रुप का 6 मेंबर क्या होगा, तो याद रखिएगा जब उससे आपसे 6 मेंबर पूछा जाएगा तो आप 7 वाले का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, 6 मेंबर, क्योंकि देखिए स्टार्ट 2 से हो रहा है, तो छठा मेंबर कौन बनेगा, जिसका हैप्टेन हमारा 7 नंबर वाला बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 वाला तो हमारा कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाला तो मेंबर बन ही नहीं रहा, जो फर्स्ट मेंबर बन रहा है वो सेकंड पोजीशन से बन रहा है। तो यानी कि अगर छठा मेंबर आपसे मांग रहे हैं तो आप 7वें वाले का यहाँ पर नाम लिखेंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब बात करते हैं एल्काइन का। एल्काइन क्या का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें भी सेम काम है, अगर आप n = 1 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पर C1H2, यहाँ पर कार्बन के साथ में कौन बना रहे, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन आ ही नहीं रहा, तो यानी कि इसका भी फर्स्ट मेंबर आपको मिथेन या मिथाइन नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, n = 2 पर होगा।
तो जब यहाँ पर C2 रखेंगे तो H कितना मिल जाएगा यहाँ पर 2 to the 4 यानी कि C2H2 हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर ना, C2H2। अब C2H2 को बनाएंगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और इसका नाम बन जाएगा, दो कार्बन वाले इथ होते हैं और इसका जो प्रीफिक्स सफिक्स है वो आइन है, तो हमने बना दिया इथाइन। क्लियर है, क्या बना देगा ये, इथाइन बना देगा। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर पे आया यही इसका क्या है, फर्स्ट मेंबर है। एक क्वेश्चन बेटा पेपर में जरूर आएगा इस टाइप का कि आपसे मेंबर पूछ लेंगे कि सेवंथ मेंबर बनाओ, सिक्स मेंबर बताओ, इस वाले ग्रुप का, इस वाले उसका। लेकिन अगर मिथी आपसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पूछते हैं, एल्केन ग्रुप में पूछते हैं, तो आपका पहला मेंबर पहले ही होता है, यानी कि मिथेन आपका पहला मेंबर बनता है। लेकिन अगर आप एल्किन और एल्काइन में बात करते हैं तो इथीन और इथाइन से आपका फर्स्ट मेंबर बनता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिसकी हम बात कर रहे थे कि कैसे सर पता लग रहा था हमें कि हम कैसे इसको नाम दे रहे हैं, क्या होता है मेथित प्रॉप, तो अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे IUPAC नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब ये IUPAC क्या होता है, तो पहले फुल फॉर्म समझिए। IUPAC होता है हमारे पास में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनका क्या काम होता है, ये जितने भी कंपाउंड आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जितने भी आपको यहाँ पर एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, तो ये उन सब के नाम रखने में जो है यहाँ पर सहायक होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी पहला नाम रखा जाता है वो यहीं पर रखा जाता है, यहीं पे इसको रजिस्ट्रेशन मिलती है और उसके बाद में वो सब जगहों पर उसके बारे में उसी नाम से चलने लगता है। ठीक है ना, तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन मैंने लेफ्ट में लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास के हैं, राइट में मैंने सेकंड ब्लॉक में लिखे हैं इसका प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स। तो अगर मान लो एक कार्बन मेरे पास में हैगा, मेरे कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है, तो उसको हम बोलते हैं एक कार्बन वाले को मिथ, दो कार्बन वाले को इथ, तीन कार्बन वाले को प्रोप, चार वाले को ब्यूट, पांच वाले को पेंट, छह वाले को हेक्स, सात वाले को हेप्ट या सेप्ट भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, आठ वाले को ऑक्ट, नौ वाले को नन और 10 वाले को डैक। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये काउंटिंग होती है। अब आपको कार्बनों की बस संख्या देखनी है कि कार्बन की संख्या कितनी है और उसके हिसाब से यहाँ पर लगा देना है। जैसे मान लो कार्बन की संख्या है हमारे पास, मैंने ये लगा दिया, तो आपने देखा तीन कार्बन, तीन कार्बन तुरंत आ जाइए प्रॉप, सीधा क्या बोलेंगे कि ये प्रॉप। अब उसके बाद में इसके पीछे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अगर मान लो एल्केन है तो आप उसका सफिक्स लगाएंगे ANE, यानी कि जैसे अभी इसको कहा था हमने कि ये भाई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। देखो पहले तीन चीजें देखी जाती हैं यहाँ पर, एक तो बॉन्ड देखा जाता है कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद में कार्बन की संख्या देखी जाती है, तो कितनी थी, तीन थी, तो हमने तीन के सामने वाला कौन है, हमारा प्रॉप है, तो हमने प्रॉप लिख दिया। अब हमारा सिंगल बॉन्ड वाला बनाती ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन होता है और एल्केन का जो सफिक्स है वो कितना है, ANE है, तो हम इसके पीछे लगा देंगे ANE, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, ये प्रोपेन बन जाएगा। इसी तरीके से मान के चलिए अगर फंक्शन ग्रुप एल्कीन होता और यहाँ पर कहीं पर किसी में मान लो यहाँ पर इसको ऐसे कार्बन कार्बन और एक के बीच में डबल बॉन्ड लग जाता, तो आपका तीन को अभी तीन ही रखते प्रॉप रहता, लेकिन जो इसका यहाँ पर सफिक्स देखते हैं वो ENE लग जाता, तो इसका नाम बन जाता प्रोपीन। पहले प्रोपीन था, अब प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। ठीक है ना भाई, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो प्रोपीन रहेगा, और अगर मान लो कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अब मान लो ये यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है इसके अंदर, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता, अगर ट्रिपल लगा होता तो प्रॉप ही रहता, लेकिन अब क्या बन गया, ये एल्काइन ग्रुप का आ गया। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन ग्रुप होता हमारा, तो इसके पीछे हम लगा देते हैं YNE, तो इसका नाम बन जाता प्रोपाइन। ठीक है ना, तो यानी कि हमें देखना क्या है, पहले तो ये देखना है कि उसमें बॉन्ड कौन सा लग रहा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। दूसरा हमें कार्बन की संख्या देखनी, कार्बन की संख्या देखोगे तो आप यहाँ पर इनके नंबरों को लिख पाओगे आराम से कि भैया तीन कार्बन है, दो कार्बन है, तो इन काउंटिंग के हिसाब से आप इनके नंबर को लिख सकते हैं, पहला नंबर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में हमने ये देख लिया सिंगल बॉन्ड है तो हमें फंक्शनल ग्रुप पता लग गया, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। उसके बाद में उसके पीछे उसका सफिक्स लगा देंगे, जो भी ग्रुप हमारे यहाँ पे बनेगा। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा IUPAC हम कैसे कर लेते हैं। अब आगे बहुत सारी जो है नोमेनक्लेचर करेंगे, बहुत सारे नाम लिखेंगे अभी आगे चल के, बहुत सारे कंपाउंडों के। तो चलिए आगे, आइसोमर्स क्या होते हैं, सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि जिनका आइडेंटिकल, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या रखा है C4H10, ये भी C4H10 है, ठीक है ना, दोनों के दोनों है क्या हमारे C4H10 है, लेकिन क्या होगा, इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अलग अलग होगा, लेकिन
इनका जो आइडेंटिकल फॉर्मूला होगा वो दोनों का सेम होगा, बस नाम इनका यहाँ से बदल जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कह दूंगा, ब्यूटेन कह दूंगा। यहाँ पे क्या कह दूंगा, ब्यूटेन कह दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके फर्स्ट वाले पर ये दो कार्बन, ये वाला और ये वाला दो कार्बन जाके कनेक्ट होगा, ये इसका सेकंड वाला है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि 1 1। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल 1 1 मिथाइल। और उसके बाद में दो कार्बन, एक और एक दो, 1 1 मिथाइल, और दो कार्बन वाले को आप यहाँ पे क्या कह देते हैं, इथ कह देते हैं, तो इथेन, 1 1 मिथाइल इथेन। यानी कि 1 पे हमारे क्या लगे हुए हैं, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये क्या बन रहा है, हमारा इथेन बन रहा है। तो इनके नाम भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर बदल जाते हैं। लेकिन सबके सब, इसमें भी चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन है। तो आइसोमर्स वो होते हैं जिसका आइडेंटिकल मोलिकुलर कंपाउंड होता है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आइसोमर्स कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया आइसोमर्स क्या हो रहे हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है, हमारे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोकार्बन एटम इज रिप्लेस बाय अदर एटम। यानी कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग विद देयर वैलेंसी, उनकी वैलेंसी के हिसाब से। इनको हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम। जो हम यहाँ पे हटा रहे हैं और हटाने के बाद में कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हेट्रो एटम कह रहे हैं। तो दीज हेट्रो एटम or group of atom which make carbon compound and decide its property called the functional group। यानी कि ये हेट्रो एटम मिलके ही उसकी क्या करते हैं, जो कार्बन कंपाउंड हमारे बन के आया है उसकी नई प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हेट्रो एटम की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रो एटम कहलाते हैं। सब क्या कहलाते हैं, हमारे हेट्रो एटम कहलाते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हम लोगों ने पीछे अभी 6 प्रकार के वो पढ़े थे, वही सब आएंगे यहाँ पर। पहला हेलो ग्रुप होता है, दूसरा अल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये सारे ग्रुप हमें देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर अपने फंक्शनल ग्रुप के अंदर। क्लियर है, फॉर्मूले इनके हैं, जैसे हमारे पास में हेलो ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आ जाते हैं हमारे पास में। अगर अल्कोहल ग्रुप में बात करें तो OH हमारे पास आ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में CHO होता है हमारे पास, कीटोन ग्रुप हमारा CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास में COOH होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे होमोलोगस सीरीज की बात कर लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस। सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास में यहाँ पर मिथेन ग्रुप में मेरे पास एल्केन ग्रुप है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है। कौन से को, एल्केन ग्रुप को। भले इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से, लेकिन इनका ग्रुप क्या है, इनका सबका ग्रुप एक ही है। कौन सा, यहाँ पर एल्केन ग्रुप है, इन सबका क्या है, एल्केन ग्रुप है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3OH, यानी कि हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर मिथेनॉल बन रहा है। यहाँ पर लिया C2H5, तो यहाँ क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। C3H7 हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बन रहा है, प्रोपेनॉल बन रहा है। C4H9 ले लिया, तो हमारे पास यहाँ ब्यूटेनॉल बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबके अंदर अल्कोहल ग्रुप आ रहा है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसकी होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि एक ही ग्रुप के कनेक्ट होने वाले सारे के सारे जितने भी हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड्स मिलते हैं, वो सारे के सारे हमारे होमोलोगस सीरीज के मिलते हैं। ठीक है ना, एक ही ग्रुप के होने चाहिए, चाहे एल्केन के हैं, चाहे एल्काइन के हैं, चाहे सारे के सारे एल्कीन के हैं, किसी के भी हों, अल्कोहलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कुछ भी होगा, पर वो होमोलोगस सीरीज कहलाएगी अगर सब की कंपाउंड एक जैसी हैं, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे इसका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है ना, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है। तो एनी टू होमोलोगस डिफर बाय द CH2। जितने भी होमोलोगस सीरीज को हम लोग बनाते हैं, उनको CH2 ग्रुप के साथ में हम डिफर करते हैं, एंड द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मास इज 14U। और जो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, हमेशा मॉलिकुलर मास को देखते हुए वो 14U का होगा, क्योंकि कार्बन का आप लोगों को पता ही है, कार्बन 3 एलोट्रॉप्स के अंदर पाया जाता है, 12, 13 और 14 के अंदर। ठीक है ना, तो उसके बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो 14U का मिलेगा। हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी।
इनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाएगी तो सबकी सेम रहेगी, जैसे CH3OH है, C2H5OH है, C3H7OH है, तो इनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो बिल्कुल आपको देखने में एक जैसी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला, तो थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग दिखाई देगी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे नाम लिखते हैं हम कार्बन कंपाउंड के, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास में कितने हैं। उसके बाद में इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड विद द आइदर ए प्रीफिक्स और द सफिक्स। तो हम उसके फिर प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से उनको लगाते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास में यहाँ पर मैंने लिखा C और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे लगा दिया अपना, ठीक है ना, इस तरीके से हमने हाइड्रोजन अपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने मेरे पास में, 1 2 3 एंड 4। तो मैं लिखूंगा 4 वाले को हम क्या कहते थे, यहाँ पे ब्यूट कहते थे। ठीक है ना, हमने सबसे पहले क्या लिखा, ब्यूट लिखा। अब इसके पास में बॉन्ड देखेंगे कि बॉन्ड कैसा लग रहा है, तो हमें बॉन्ड पता लगा कि यहाँ पे सब जगह तो सिंगल बॉन्ड लग रहा है। ठीक है ना, सब जगह क्या लग रहा है, सिंगल बॉन्ड लग रहा है। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम एल्केन कहते हैं, और एल्केन का जो हम लोगों ने सफिक्स यूज करा था वो ANE यूज करा था, सफिक्स का था ANE। तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, ANE लगा देंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा यहाँ पर, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या नाम बन जाएगा इसका यहाँ पर, ब्यूटेन बन जाएगा, क्योंकि इसके पास में सिंगल बॉन्डेड है और 4 कार्बन लगे हुए हैं। 4 कार्बन वाले को ब्यूट कहा जाता है, और इसके जो पीछे है, यानी कि इसके जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कितना बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे का बन जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाले को हम एल्केन ग्रुप कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो वो हमारा ब्यूटेन बन जाएगा। अब कई बार यहाँ पे ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ इसके अंदर कितने टोटल बॉन्ड बन रहे हैं। तो आप कितने बॉन्ड यहाँ पे कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 2 3 और एक 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इसके अंदर जो बॉन्ड बने वो कितने बने, 13 बॉन्ड बने। ठीक है ना, कितने बॉन्ड बने, 13 बॉन्ड बने। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कितने हैं, ये जितने भी हैं उसके 3 गुना से एक ज़्यादा बनता है, 3 गुना से एक ज़्यादा बनेगा हमेशा। ठीक है ना, तो कितने बने, 13 बॉन्ड यहाँ पर बन कर आए। ऐसे ही आप मान के चलिए, आपने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन आगे भी लगा सकते थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसका क्या नाम बन जाएगा, तो अब पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कितने कार्बन है। तो 1 2 3, 3 कार्बन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। ठीक है ना, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। अब एक जगह देखिए हमें डबल बॉन्ड मिल गया। डबल बॉन्ड वाला हमारा कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको एल्कीन ग्रुप कहा जाता है। तो एल्कीन ग्रुप का हम लोग पीछे से, यानी कि उसका जो सफिक्स लेंगे यहाँ से, वो क्या लेंगे, ENE लेंगे। तो हम इसके पीछे लगा देंगे ENE। तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन बन जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे ही अगर मान के चलो किसी ने आपको दे दिया, मान लो कार्बन, कार्बन यहाँ पर लगा दिया CH3, कार्बन, कार्बन यहाँ पे लगा दिया CH3। ठीक है ना, और कार्बन, इस तरीके से एक चैन बना दी, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप लगा सकते हैं ऐसे हाइड्रोजन अपना, ऐसे करके हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। अब पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम बताइए। तो बताइए इसका नाम क्या बनेगा। तो देखिए हमारा क्या है यहाँ पर, काउंटिंग देखिए, 1 2 3 4 5 हमारे पास में क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर 5 कार्बन मिल रहे हैं। इसके दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसके दूसरे यहाँ पर चौथे कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे पहले 2 4, 2 और 4 पर क्या है हमारा, मिथाइल। क्या है हमारा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 और 4 पर कौन है, मिथाइल। और कितने कार्बन थे हमारी चेन के अंदर, 5 कार्बन थे। तो 5 कार्बन वाले को आप बोलते हैं पेंट। और बॉन्ड कैसा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन ग्रुप। तो उसके पीछे क्या आ जाएगा, ANE आ जाएगा, तो बन जाएगा पेंटेन। यानी कि 2 4 मिथाइल पेंटेन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी कभी कोई ग्रुप यहाँ पर लगा होता है, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, तो हमने मिथाइल ग्रुप के नाम को पहले लिखा। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर ब्रोमीन कहीं पे लगा होता है, तो पहले ब्रोमीन वगैरह का नाम लिखते हैं, हेलो ग्रुप का। ठीक है ना, तो जो भी होता है उनका नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है ना, लेकिन एल्कोहलिक ग्रुप वगैरह इनकी तो सिर्फ सरनेम को इस्तेमाल करा जाता है, बाकी जो भी है इसका नाम लिखा जाएगा वो उसके हिसाब से ही लिखा जाएगा। क्लियर है, आपको समझ आ गया नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइड करना पड़ता है आपको नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड को, ये नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने हैं। उसके बाद में आइडेंटिफाई करने के बाद में आप ये देखते हैं यहाँ पर कि वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, उनपे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हमारी
कार्बन कंपाउंड की। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी जो आती है उसे बोलते हैं हम कंबशन। कंबशन मतलब जलना, सिंपल वर्ड में याद रखेंगे, कंबशन मतलब जलना। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज ए फ्यूल। हम कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंडों को किस लिए यूज करते हैं, एक फ्यूल की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है ना, जब भी ये क्या करते हैं, ये जब एयर की प्रेजेंस में जलना शुरू होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे अगर मैं मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या क्या बनाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, साथ में वाटर बनाता है, और बहुत ज्यादा हीट और लाइट इसमें से प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, जब भी कभी आप मीथेन गैस को, आपने मीथेन गैस तो देखी होगी, गोबर गैस से बना सकते हो आप मीथेन गैस। ठीक है ना, यानी कि बायोगैस प्लांट लगाइए और उसके अंदर मीथेन गैस आप बना लीजिए। ठीक है ना, ऐसे ही आप कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो ये भी एक कैसी कंबशन रिएक्शन है हमारे पास में। ठीक है ना, क्या है, हमारी कंबशन है। तो ये क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, हीट निकलेगी और बहुत ज्यादा लाइट निकलेगी। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर इथेनॉल को, ये हमारे पास में क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर जलाया, तब भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। तो याद रखेंगे कंबशन रिएक्शन के अंदर जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को जलाया जा रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, साथ में हीट और लाइट बनती है। क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको कार्बन कंपाउंड की, कंबशन की। चलिए सेकंड पे बात करते हैं। अच्छा, तो एक और बात, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद द ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। ठीक है ना, अब बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता यार ये सूटी वर्ड क्या है। तो देखो, सूटी वर्ड का मतलब होता है कालिक। कालिक समझते हो आप लोग, कालिक ही कह लेते हैं हम लोग, हिंदी में देखिए गलत हो सकता है। कालिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर कालापन, कालेपन की बात हो रही है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जब उसे एयर की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो ये नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जैसे आपकी गैस जल रही है, घर की जो गैस होती है हमारे पास में, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जब यहाँ पे बर्न होती है तो आपने देखा होगा ब्लू कलर के फ्लेम फ्लेम के साथ में होती है। ठीक है ना, कैसा होता है, उसका ब्लू कलर का फ्लेम होता है। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन की थोड़ी प्रेजेंस कम हो जाएगी तो वो तुम्हें येलो भी दिखेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होने पर तब वो येलो कलर की दिखने लगती है फ्लेम। अदरवाइज वो कैसी होती है, ब्लू कलर की फ्लेम जल रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से काला 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 धुआं सा निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है। तो आपको ब्लैक कलर कुछ भी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलता, जो भी आपको देखने के लिए मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पर ब्लू कलर की और येलो कलर की फ्लेम आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, जब उन्हें एयर की प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो येलो सूटी फ्लेम देंगे, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर। यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हायर हो जाता है। मैंने कहा ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होने की वजह से येलो होती है, अदरवाइज वो ब्लू कलर जलती है। higher than saturated hydrocarbon which does not get completely oxidized। अब इसी वजह से क्या होता है कि ये पूरी तरीके से जल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर एयर की भी, एक तो इन्हें एयर जो है पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कालिक के साथ जलती है, थोड़ा थोड़ा इसमें कालापन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रही। तो पूरी तरीके से इसके सारे पार्टिकल अच्छी तरीके से कंप्लीटली कंबशन उसका नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से वो कैसी आती है, येलो सूटी फ्लेम दिखती है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो सेकंड है हमारे पास में वो है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, वैसे तो हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी। हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, वहां पर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ द हाइड्रोजन। ऐसी हमारे पास में रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लूज हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एल्कोहलिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहलिक जो चीज है हमारे पास में, एल्कोहल है, जैसे इथेनॉल वगैरह हमारा, इसको हम किस में बदल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट एल्कलीन लाइक ए पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी कि इनमें से किसी को भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, जैसे एल्कलीन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इथेनॉल में CH3 CH2 और OH है हमारे पास में, यानी कि सिर्फ एक यहाँ पर क्या ऑक्सीजन हैगा। लेकिन यहाँ से यहाँ जाते जाते आप देखिए इथेनॉल एसिड के अंदर हमारे पास में 2 ऑक्सीजन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हुई, क्या हुई हमारे पास में, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन की। इन्होंने क्या करा, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या कर लिया, यहाँ पर गेन कर लिया ऑक्सीजन को, और क्या बना दिया, CH3 COOH बना दिए, CH3
COOH बना दिया यहाँ से और हमारा इथेनोइक एसिड बन गया। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की गेन होती है और हम इथेनॉल को आराम से इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि कौन से यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाए जाते हैं। तो ये सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास में ये दो ही होते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7। ध्यान रखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात, तीसरी जो है वो है हमारी एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट पैलेडियम और द निकल। हमारे क्या होते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हम ये लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर दुनिया भर के हाइड्रोकार्बन है। तो जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपने अंदर क्या करते हैं, कुछ हाइड्रोजन को अपने गेन करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि अनसैचुरेटेड में यहाँ तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, उसके साथ में कुछ हमारे पास में ये हमारे चैन कार्बोक्सिलिक चैनें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई पीछे से बहुत बड़ी कार्बोक्सिलिक चैन यहाँ पर आ रही है, उसको आर कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में हमने क्या करा, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे +H2 आप ऐसे भी लगा सकते हैं और मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो ये क्या बनाता है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपने आप को एडिट कर लेगा और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कब करा जाता है, जब हम वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर। जब हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तब इस प्रोसेस का, एडिशन रिएक्शन का हम प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। याद रखिएगा, पक्का 2 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, व्हाट इज द हाइड्रोजिनेशन। तो आप बता सकते हैं कि व्हेन द वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ द एडिशन रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन कह देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, निकल लिया हमने यहाँ पर और किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लिक्विड से एक सॉलिड स्टेट में से ले गए। इसी तरीके से एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। जितने भी एनिमल फैट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। तो ये हमारा किस लिए, शरीर के लिए कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा फैटी एसिड्स हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए, अब सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर दूसरे को प्लेस करना, इसको सब्सटीट्यूट कहते हैं। तो रिएक्शन विच इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय द अनदर एटम विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एक रिएक्शन है। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर हम अपना मीथेन गैस ली। अब मीथेन को हमने क्या करा, क्लोरीन पास करा सनलाइट की प्रेजेंस में और इसको क्या करा, 520 से 670 केल्विन का टेम्परेचर दिया। तो ये हमारा क्लोरीन क्या होगा, इस पे जाकर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को हटाकर खुद जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, खुद जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि जब भी कभी हमारे पास में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जो इन्वॉल्व हो रही है इसमें डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता है, कोई ऐसा नहीं है कि पहले कहीं किसी और में बदलेगा। जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ना, पहले हम लोग जब हाइड्रोजन सल्फाइड ओर्स को जब हम निकाल लेते तो उसको हीट करने पर पहले वो ऑक्साइड बना रहा था, उसके उसके बाद जाकर उस मेटल को अलग करा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और ये किसी एटम को विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको चेंज नहीं करते, वो हमारा मॉलिक्यूल वैसे ही रहता है जैसे मीथेन था। तो यहाँ पर भी देखिए मीथेन आया है। ठीक है ना, तो उसको चेंज नहीं करा इसने, बस के साथ डायरेक्टली जाके कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप ट्राईक्लोरोमीथेन लेते हैं, ट्राईक्लोरोमीथेन मतलब 3 यहाँ पर Cl कनेक्ट हुए हैं, तो इसलिए ट्राईक्लोरो, ट्राई मतलब होता है 3। ट्राईक्लोरोमीथेन अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो उसको अगर आप क्लोरीन की प्रेजेंस, यहाँ पे क्लोरीन आप पास करते हैं तो आपको क्या मिलता है, टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपको देखने के लिए मिलता है, साथ में HCl निकलता है। तो ये आप याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपका HCl एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इम्पोर्टेंस कार्बन कंपाउंड, इसमें आप देखिए ये सबसे ज़्यादा है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं कहूँगा आप लोगों को कि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, पेपर में आने वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
मिथ कौन से हमारा दो पढ़ाऊंगा यहाँ पर, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये दोनों के दोनों ही आपके कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं इथेनॉल की सबसे पहले, फिर इसकी जो है पूरी रिएक्शन की कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे हम लोग अपना आज जो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को बनाते हैं। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं इथेनॉल की। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इथेनॉल जो होता है हमारा वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, प्लीसेंट स्मेल देता है, साथ में बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है ना। इथेनॉल आपने देखा ना, इथेनॉल हमारे पास में दारू वारू जो बनती है वो सब में इथेनॉल की मात्रा देखी जाती है। अब जब उसे जुबान पे रखा जाता है, मैंने नहीं रखा है कभी, ठीक है ना, लेकिन जनरली जिन्होंने रखा है, जब उसके जुबान में रखा जाता है तो वो अलग ही एक इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है यहाँ पर, काफी बुरा सा, मान लो जलने वाला टेस्ट होता है। यानी लोग कैसे दारू पीते हैं पर जलने वाला टेस्ट होता है। ठीक है ना। कलरलेस होता है और प्लीजेंट स्मेल होती है। अब आप कहोगे कि हमने तो देखा है दारू वगैरह के अंदर कलर भी होता है, तो वो कलर फ्लेवर डाले जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, वरना इथेनॉल जो होता है हमारे पास में वो कलरलेस होता है। सॉल्युबल इन वाटर, तो आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर सॉल्युबल वो इजीली हो जाता है। तो आसानी से होता है, क्या करते हैं बहुत से लोग, कोई सोडा में मिला के पीता है, कोई किसी में, तो उनमें वाटर की मात्रा होती है इसलिए वो उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। अदरवाइज किसी को मिट्टी के तेल में मिला के पी ले से तो वो डिजोल्व ही नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है ना। तो वाटर में आराम से सॉल्युबल होता है। ठीक है ना। वोलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज 156 केल्विन। इसका क्या होता है, ये वॉलेटाइल लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, 351 केल्विन का होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट तो और भी कम होता है, 156 केल्विन का। ठीक है ना। न्यूट्रल कंपाउंड होता है। कैसा होता है ये, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। क्लियर है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल क्या है, अगर हम क्या करते हैं अपने इथेनॉल के सोडियम के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम क्या करते हैं इथेनॉल को सोडियम के साथ कनेक्ट करते हैं तो इथेनॉल क्या बना रहा है हमारे पास में, इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम इन दी कोल्ड टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनाता है यहाँ पर, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और साथ में क्या बनाता है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि आपने इथेनॉल लिया अपना और इथेनॉल को क्या करा, सोडियम सोडियम के साथ रिएक्ट कराया। कब, कोल्ड कंडीशन में, याद रखिएगा ये हॉट में नहीं है, कोल्ड में हो रहा है। तो कोल्ड में कराया तो हमारे को क्या बना के दिया उसने, CH3CH2ONA। इसे बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा। और साथ में हमारे क्या बना रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। साथ में क्या बना रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्लियर है। तो ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द टेस्ट फॉर द इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड। अब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल भी रही है, ये हमें कैसे पता लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें ये रिएक्शन होने लगेगी तो इसमें से कुछ गैस निकलेगी हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, माचिस की तिल्ली उसके आसपास में लेके जाएंगे और ये क्या होगी, हाइड्रोजन गैस चटर पटर के साथ जो है यहाँ पर सुनाई देगी हमें, यानी कि एक पॉप साउंड के साथ में हमें सुनाई देगी। जैसे एक बबल फूट जाता है, इसे कहते हैं हम पॉप साउंड। ठीक है ना। तो पॉप साउंड के साथ हमें सुनाई देगी। दूसरा, जो रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं इथेनॉल को एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, इथेनॉल को किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाता है हमारा, इथीन बनाता है, साथ में वाटर बनाता है। तो हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन, हमने क्या करा, इथेनॉल को 443 केल्विन पर क्या करा, हीट करना शुरू करा विद एक्सिस कंसंट्रेटेड H2SO4 रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल गिव इथीन। ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसका हमारा इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से वो क्या बना देता है यहाँ पर, इथीन बना देता है। देखिए वाटर ये उड़ गया ना, ये वाटर था, ये तो गैस ये बन के उड़ गया, वेपर बन के उड़ गया यहाँ पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा इथेनॉल होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड द एल्कोहल। इथेनॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, अल्कोहल कहते हैं। और इसी का जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है ना। एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि जितनी भी आप दारू वारू जितनी भी बनती हैं उसके सबके अंदर इथेनॉल की मात्रा देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल नहीं मिलेगी। इट इज ए गुड सॉल्वेंट, ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, बहुत जगहों पर मेडिसिन के लिए भी बनाया जाता है, जैसे टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप और मैनी टॉनिक्स के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। जैसे सिरप वगैरह जो आपके खांसी के जो दवाइयाँ आती हैं, ठीक है ना, कफ सिरप जिसे हम कह रहे हैं, तो वो सब के लिए हम लोग यहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। कंजप्शन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूट इथेनॉल कॉज द ड्रंकनेस। अगर आप थोड़ी अमाउंट में डायरेक्टली इसको ले लेते हैं, डायरेक्टली अगर आप पियेंगे तो पीने की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि आपको नशा सा होने लगेगा, ड्रंकनेस जिसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर
आपको नशा होने लगेगा, आपकी जो न्यूरल सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करेगा। इसे पीने के बाद में वो एक तरह से मान लीजिए बेसुध हो जाता है, उसको होश नहीं रहता वहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है इथेनोइक एसिड की, तो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी हम आगे जाके देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी बन रही है। ठीक है ना? तो इथेनोइक एसिड हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड द एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल में हम इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। एंड बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ द एसिड्स कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करता है। ठीक है ना? तो 5 to 8% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड द विनेगर। अगर हम मान के चलिए हमारे पास में वाटर है, हमने वाटर की क्वांटिटी ले रखी है, उसमें 5 से 8% अगर हम यहाँ पर अपना इथेनोइक एसिड उसमें मिक्स कर देते हैं उस पानी के अंदर, तो वो हमारा क्या बन जाता है? विनेगर बन जाता है। और विनेगर एक कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है ना? हैविंग सोर टेस्ट, खट्टापन तो जनरल सी बात है, कोई भी एसिड होगा तो कैसा होगा? वो खट्टा होगा स्वाद में, तो सोर टेस्ट देता है। एंड हैव ए स्मेल ऑफ द विनेगर। ठीक है ना? तो कलरलेस होगा तो भैया जनरल सी बात है, स्मेल कैसी आएगी? उसमें विनेगर की सी स्मेल आएगी जब विनेगर बन रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन का होता है। लेकिन अगर आप इसके बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बात करोगे, अगर आप इसके किसके बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बात करोगे यहाँ पर, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 391 केल्विन का। ठीक है ना? 391 केल्विन का इसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट होता है। और 290 केल्विन का इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। इज ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। यानी कि जब इसे ठंडे माहौल में इसे लेकर जाएगा तो इसे ये फ्रीज हो जाता है। अब जब ये फ्रीज हो जाता है तो ये क्या सा बन जाता है हमारा? बिल्कुल ऐसा लगता है फ्रीज होने के बाद में जैसे हमारी जो ग्लेशियल होते हैं ना, ग्लेशियल की जो बर्फ होती है, बिल्कुल वैसा लगता है। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है ना? कैसा बोला जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्लेशियल जैसे जम जाती है, लेकिन ये ठंडे वातावरण में। क्लियर है ना? तो ये कलरलेस आइस होती है जो सॉलिड में हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? यहाँ पर समझ आ गया आप लोगों को? अब इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की कि वो क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी ये एस्टरिफिकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं इसको कहूंगा कि एस्टरिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी रहने वाली है। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द एब्सोल्यूट इथेनॉल। हमने क्या करा? एब्सोल्यूट इथेनॉल का मतलब क्या है? एक प्योर इथेनॉल की हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब हम इथेनोइक एसिड को क्या करते हैं? इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। एसिड का कोई कैटलिस्ट हमने ले लिया यहाँ पर, तो ये हमें क्या देता है? एस्टर देता है। ठीक है ना? क्या बनाता है ये? यहाँ पर हमारा एस्टर बनाता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में ये रिवर्स जो हमारी रिएक्शन है वो हो सकती है। तो इथेनोइक एसिड को हमने क्या करा? इथेनॉल की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया, किसकी? एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसने हमें क्या बना कर दिया यहाँ पर? एस्टर बना के दिया। क्या बना कर दिया यहाँ पर? एस्टर बना के दिया। साथ में हमें क्या दिया यहाँ पर? वाटर दिया। ठीक है? क्लियर है आप सभी लोगों को? आगे अगला पॉइंट देखेंगे। एस्टर इज स्वीट स्मेलिंग। एस्टर की जो स्मेलिंग होती है वो कैसी होती है? स्वीट, यानी मीठी मीठी सी स्मेल होती है। दीज आर यूज्ड एंड मेकिंग परफ्यूम एंड द फ्लेवरिंग एजेंट। तो बहुत सारी जो परफ्यूम बनाए जाते हैं, जो फ्लेवरिंग एजेंट हमारे होते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एस्टर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। जैसे आपने परफ्यूम में देखा होगा कि एक अलग सी स्मेल देखने के लिए मिलती है, तो वो इनकी वजह से एस्टरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से, यानी कि एस्टर की वजह से ये देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? यहाँ पर समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया एस्टिफिकेशन क्या होता है? ठीक है ना? याद रखेंगे एस्टिफिकेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में जरूर आएगी। ऐसे ही बिल्कुल छाप देना जैसा ये लिख रखा है। क्लियर है? चलिए अब ऑन ट्रीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम लोग क्या करते हैं? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, द एस्टर कन्वर्टेड बैक टू द एल्कोहल। तो ये वापस से एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमें क्या देता है? सोडियम साल्ट देता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? साथ में हमें क्या देता है? सोडियम सॉल्ट हमें दे देता है। अब ये जो सोडियम साल्ट हमें मिला है, इसी को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। ये जो प्रोसेस हमारे पास हुई है और इससे जो बन के आया है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं? सपोनिफिकेशन कह रहे हैं। यानी कि सोप बनाने के लिए जो हमारे पास चीजें चाहिए थी वो हमें यहाँ से मिली हैं, इसलिए इसकी क्या हो गई? इसको कहते हैं सपोनिफिकेशन, बिकॉज इट इज यूज द प्रिपरेशन ऑफ द सोप। ये सोप बनाने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? CH3COO C2H5 हमें देखने के लिए मिल रहा है। यही तो हमारा एस्टर था। अब एस्टर को हम लोगों ने क्या करा? यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसको क्या करा? रिएक्ट कराया। और रिएक्ट कराया तो हमें यहाँ से क्या मिला? एक तो इथेनॉल मिला, मैंने कहा था ना ये रिवर्सिबल है, इसमें से वापस निकाला जा सकता है। और साथ में ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं CH3COO Na, तो ये हमें क्या मिल गया? सोडियम साल्ट मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पर हमें? ये सोडियम साल्ट मिल गया। क्लियर है? यहाँ पर क्या मिल गया? सोडियम साल्ट। तो नोट करके एक बात लिख लेंगे कि सोप और
सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि हमारे जो सोप्स बनाए जाते हैं वो या तो सोडियम की या पोटेशियम साल्ट होंगे, और उसके पीछे बहुत बड़ी एक क्या होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक बहुत बड़ी चेन होगी, यानी कि कार्बन की एक बहुत बड़ी चेन देखने के लिए आपको मिलेगी। क्लियर है आप सभी लोगों को, समझ आ गया? इथेनॉल, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये दोनों आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना? इसको बार बार पढ़िएगा ताकि पेपर में आप इसको डील कर सकें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान के चलिए हम अपने इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराएं किसी बेस के साथ में, इथेनोइक एसिड को क्या करें, किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएं, तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द बेस सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसे क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये क्या बनाएगा, हमारे लिए सॉल्ट बनाएगा, यानी कि ये सोडियम इथेनोइड बनाएगा, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, सोडियम एसिटेट कहते हैं। तो क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। तो हमारे पास में अभी पीछे ये चीज़ बन के आई थी हमारे पास में, तो हमने क्या करा, अपना यहाँ पर क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है? ये क्या हमारे पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या करा, आपने किससे रिएक्ट करा है, इथेनोइक एसिड से। ये जो हमारे पास बन रहा है, ठीक है ना, ये क्या हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड। अब हमने इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करा तो हमें क्या मिला, यहाँ पर सोडियम एसिटेट मिला, साथ में क्या मिला, यहाँ पर वाटर मिला। क्लियर है ना, क्या मिला, सोडियम एसिटेट। अब इसी का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके अपने साबुन वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि अगर मान लो हम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पर रिएक्ट कराएं, इथेनोइक एसिड को अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कराते हो तो ये हमें एक तो सबसे पहले सॉल्ट बना के देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा, हाइड्रो और वाटर बना के देगा। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ अगर हम क्या करें, इथेनोइक एसिड को अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कौन सी गैस लिबरेट करता है, कौन सी गैस निकालता है? तो आप याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कौन सी गैस निकालता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो जैसे हमने यहाँ पर इथेनोइक एसिड लिया, साथ में सोडियम कार्बोनेट लिया, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो इसने हमें सोडियम एसिटेट बना कर दिया, साथ में हमें क्या दिया, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस का नाम याद रखेंगे, गैस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक नंबर का क्वेश्चन मैं पक्का कह रहा हूँ कि एक नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि जब इथेनोइक एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो उस समय पर हमारी कौन सी गैस लिबरेट हो रही है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर लिबरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है ना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे की बात करते हैं। तो जब इथेनोइक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हमारे पास में ये याद ही होगा आप लोगों को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम कहाँ बना रहे थे, बेकिंग सोडा के अंदर बना रहे थे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेजेंस में आप बना रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सोडियम एसिटेट मिलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाहे वो आपके पास में कोई कार्बोनेट हो, चाहे वो आपके पास में कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कुछ भी अगर रिएक्ट कर रहा है हमारा इथेनोइक एसिड के साथ में तो वो हमेशा सोडियम एसिटेट बनाता है, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। क्लियर है आप सभी लोगों को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है सोप एंड डिटर्जेंट। अब ये सोप एंड डिटर्जेंट है क्या, एक एक करके समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, जल्दबाजी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सोप क्या होता है हमारे पास में, लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड हैविंग द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि सोप्स क्या होता है हमारे पास में, बहुत बड़ी एक क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है हमारी फैटी एसिड की, जिसके अंदर बहुत एक कार्बनिक चेन लगी होती है। साथ में इसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट इसके साथ में कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर सोप के लिए आप देखेंगे, यहाँ पर सोडियम अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल, अब बहुत से लोग कहेंगे कि सोप के एग्जाम्पल हो गए, लक्स साबुन हो गया, ठीक है ना, हमाम हो गया, नीम साबुन हो गया, ठीक है ना, डिटोल का साबुन हो गया। बेटा ये इसका बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी नेम है, ये तो कंपनीज ने अपने अपने नाम रख दिए हैं। इसके बेस पर कभी भी जो है साबुन को नहीं देखा जाता केमिकल के अंदर। यानी कि अगर हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो इस बेस पर थोड़ी ना लिखेंगे कि लक्स हो गया, तो हमारे पास में फैना साबुन हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना देखा जाएगा। तो हमारे किस रूप में देखा जाता है, तो हमारे पास में यहाँ पर दो रूपों में ज़्यादातर देखा जाता है हमारा, एक सोडियम स्टीरेट और एक सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है ना, एक सोडियम स्टीरेट, एक सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है ना। अब ये जो C17H35 आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कार्बोक्सिलिक चेन होती है, कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन, जिसके हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ऊपर हम बोल रहे थे लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड। ये वही लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड हमारे पास में होता है, जिसकी बहुत बड़ी एक चेन होती है और उसके बाद में यहाँ पर ये आयंस यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं।
इसी तरीके से सोडियम पाल्मिटेट होता है हमारा C15H35 COONA। तो ये हमारी क्या है, एक बहुत बड़ी लॉन्ग चेन है, कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन है। क्लियर है, यहाँ पर समझ आई आपको। दूसरा हमारे पास आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, ये भी सेम है, बस यहाँ पर क्या होता है, अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अमोनियम होता है या सल्फोनेट सॉल्ट होता है ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं सोडियम की बात यहाँ पे डिटर्जेंट की बात करूँ तो ये होता है हमारा सोडियम लॉरल सल्फोनेट। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H25SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखेंगे, पेपर में 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है या इनके टाइप पूछे जा सकते हैं, सोप के कौन कौन से टाइप होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्शन देखिए, जैसे मेरे पास में है, मैंने यहाँ पे लिखा RCOONA। ये जो R है ये ही तो हमारी ये क्या है, चेन है यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो हमने कार्बोक्सिलिक की इतनी बड़ी जो चेन बनाई है, ये हमारी क्या है, ये इतनी C17H35। हमने क्या करा, इसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं पानी के अंदर या किसी के अंदर हम लोग इसको मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद में क्या होता है कि इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक हो जाता है R वाला, एक हो जाता है C डबल वाला, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है। अब ये जो R है हमारा, ये है हमारी कार्बोनिक चेन, जिसको हम कार्बोक्सिलिक चेन भी कह रहे थे। ये हमारी कार्बोनिक चेन है, यानी कि C17H35। अब आप सोचो C17 1 2 3 ऐसे कनेक्ट करते 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 17 कार्बन आपने लगा रखे, बहुत बड़ी चेन हो गई ये तो। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या होती है, कार्बनिक चेन होती है। अब हमारे पास में क्या होता है, इसी पार्ट को, ये जो कार्बनिक चेन हमारे पास में बनी है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। अभी मैं इसके बारे में डिटेल नीचे बताऊंगा, तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कि हाइड्रो। और इसके बाद में जो COO होता है हमारे पास में, ये एक आयनिक एंड हमें देखने के लिए इसका मिलता है। अब हमारे पास में क्या है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं सॉप के, तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा किसका है, सॉप का स्ट्रक्चर है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेल वाला पार्ट, एक होता है इसके हेड वाला पार्ट। टेल वाले पार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका हाइड्रोफोबिक, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। टेल कैसी होती है इसकी, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फोबिक मतलब होता है डर। जो पानी से डरता है, पानी को रिपेल करता है, पानी को दूर करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। और जो ये हेड होता है इसका, जो ये हेड वाला पार्ट होता है यहाँ पर COO माइनस और ये Na पॉजिटिव का, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक माने प्यार करने वाला, जो पानी से प्यार करता है, यानी कि ये पानी के साथ जुड़कर रहना पसंद करता है। तो इसका हेड किसके साथ होता है, वाटर लविंग होता है। और उसकी टेल कैसी होती है, वाटर हेटिंग होती है, रिपेलिंग होती है, उसको रिपेल करती है। ठीक है ना, तो साबुन के जो होते हैं, साबुन के 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। क्लियर है यहाँ पर। तो सोप आर द मॉलिक्यूल इन विच 2 ends, वन इज हाइड्रोफिलिक, इट इंटरेक्ट विद वाटर, अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक विच इंटरेक्ट विद द हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो इसमें जो मैं ऊपर बता रहा था, तो ये जो हमारी कार्बोक्सिलिक की जो चेन बनती है, यानी कि C17H35, ये जो हमारे पास यहाँ पर बन रही थी, ये हमारी हाइड्रोफोबिक होती है। लेकिन जो इसका एंड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्लियर है, COONA वाला पार्ट कहता है हमारा हाइड्रोफिलिक है। अब सोप आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। जो हमारे सॉफ्ट होते हैं वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करते हैं। क्यों करते हैं ये अभी आपको आगे पता लगेगा, आप चल इसको देखते रहिए अभी। ठीक है ना, तो सोप हमारे किस कैसे होते हैं, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम कर पाते हैं, हार्ड वाटर में नहीं कर पाते। अभी सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए वर्किंग समझते हैं कि ये हमारा जो सोप है वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में आपको सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में बताऊंगा कि क्यों जो साबुन है वो सॉफ्ट वाटर में काम नहीं करता, और क्यों वो जो है वो सॉरी, जो सॉप है हमारा वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है और हार्ड वाटर में काम नहीं करता। ठीक है ना, अब इसकी वर्किंग समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है आपका। अब इस कपड़े के ऊपर मान के चलिए यहाँ पर कहीं पे धब्बा लग गया, ये धब्बा लग गया। ठीक है ना, ये तेल लग गया, ग्रीस लग गया, ऑयल लग गया, कुछ भी यहाँ पे एक धब्बा सा लग गया। अब क्या होगा, आपने क्या करा, ये ऑयल ग्रीस के जो कपड़े हैं इसको क्या करा, एक साबुन का सॉल्यूशन लिया। जैसे ये मैंने बना रखा है स्ट्रक्चर में, ये नीला नीला पानी जो बना हुआ है, इसके अंदर हमने साबुन डाल रखा है। ठीक है ना, सॉफ्ट सॉल्यूशन हमने लिया। अब सॉफ्ट सॉल्यूशन क्या करेगा, इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा टेंड्स टू रिमेन इन वाटर, और हाइड्रोफोबिक क्या रहेगा, उससे दूर रहेगा। यानी कि जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होगा वो जाकर क्या हो जाएगा, इससे ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे दूर रहेगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट क्या होगा यहाँ पे, वो उससे दूर रहेगा। हाइड्रोफिलिक वाला तो इस पानी से जुड़ा रहेगा, और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट पानी से दूर रहेगा, यानी कि वो जाकर किससे जुड़ जाएगा, इसके ग्रीस या ऑयल से जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, वेयर एज हाइड्रोफोबिक पार्ट अट्रैक्ट टूवर्ड द ऑयल, ग्रीस और डर्ट। ठीक है ना, ऑल द सॉफ्ट मॉलिक्यूल गैदर अराउंड। अब इसके पास क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल ऐसे 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 सारे सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इसके चारों तरफ से
दिस डर्ट एंड फॉर्म्ड मिसेल। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास में, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है इसको हम कहते हैं मिसेल। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर अंदर बना, इसने क्या फॉर्म कर लिया, एक मिसेल फॉर्म कर लिया। ठीक है ना। अब ये मिसेल क्या होगा, आपको यहाँ तक मिसेल बन गया। अब इसको आप इसने अच्छे से पकड़ लिया है। अब बस हमें थोड़ा सा काम और करना है, एक मैकेनिकल जर्क जैसे ही हम देंगे, तुरंत ही ये क्या करेगा, इसको लेकर अपने साथ भाग जाएगा। यानी कि एंड नाउ बाय गिविंग ए मैकेनिकल जर्क मिसेल कैन एक्सट्रैक्ट दिस ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम द क्लोथ। और इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो कपड़ों पे जो गंदगी होती है, जो ऑयल वगैरह लग जाता है, जो डर्ट लग जाती है, उसको ये खींच के अपने साथ में ले जाता है। और इस तरीके से हमारा सोप सॉल्यूशन काम करता है। सोप हो चाहे हमारे पास में आप सर्फ डिटर्जेंट की बात कर सकते हैं, जो भी हो, ये दोनों के दोनों हमारे एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं क्लींसिंग एक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि सफाई करना ही हमारा क्या कहलाता है, क्लींसिंग एक्शन कहलाता है। ठीक है ना। तो इसने क्या करा, ये हम क्या बनाया यहाँ पर, क्लींसिंग एक्शन बनाया। क्लियर है यहाँ पर सभी लोगों को, क्लियर है इतनी बात क्लींसिंग एक्शन तक की। चलिए, तो देखिए अब हम समझते हैं कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, और किस कारण से साबुन जो है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है और हार्ड वाटर में नहीं करता, और हमने डिटर्जेंट को बनाया ही क्यों। डिटर्जेंट की हमें जरूरत ही क्या थी, अगर हमारा जो है सॉफ्ट वाटर, अगर साबुन दोनों जगह काम कर पाता, तो फिर डिटर्जेंट की जरूरत ही क्या पड़ती। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, वाटर दैट प्रोड्यूस लेदर, यानी कि फॉर्म फॉर्म विथ सोप रीडली इज कॉल्ड द सॉफ्ट वाटर। यानी कि हमारा क्या है कि जो साबुन के साथ, यानी कि जो पानी साबुन के साथ में फोम को जनरेट कर लेता है, फोम मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हो आप, झाग कह सकते हो, जो झाग बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अब ये सॉफ्ट वाटर में कौन कौन सा हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है आपका, डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, डीमिनरलाइज वाटर हो सकता है, जिसके अंदर मिनरल्स की मात्रा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, उसे बोलते हैं डीमिनरलाइज वाटर। ठीक है ना, ये सब हमारे सॉफ्ट वाटर होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास में हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो होते हैं जो हमारी लेदर फॉर्म, लेदर को नहीं बनाते सॉप के साथ में। लेदर मतलब यहाँ पे फॉर्म को नहीं बनाते, फॉर्म मतलब यहाँ पे झाग नहीं बनाते, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, हार्ड वाटर कहलाते हैं। जैसे आप सी वाटर देख सकते हैं, लेक वाटर हो गया, स्प्रिंग वाटर हो गया, या आप कह सकते हैं आपका समरसिबल का वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर जिससे हम कहते हैं। तो ये सब हमारे पास में यहाँ पर लेदर नहीं बना पाते सॉप के साथ में। अब इनके कारण क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जो ये सारी बॉडी होती है, जो वाटर बॉडी है हमारे पास में, सी वाटर, लेक वाटर, स्प्रिंग वाटर जितनी भी है, इसके अंदर बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं। कौन से, सल्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इतने सारे हैं, किन 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 का नाम लिखा जाए तो बाइकार्बोनेट हो गया, कैलोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, इनके जो है ना आयंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर देते हैं, इसकी हार्डनेस को बढ़ा कर रखते हैं। अब हार्डनेस बढ़ जाती है तो ये सारे के सारे जाकर जब सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसको यहाँ पर फॉर्म जनरेट करने नहीं देते। ठीक है ना। जैसे सोप एंड डिटर्जेंट बोथ कैन शो क्लींसिंग एक्शन। ठीक है ना, दोनों क्लींसिंग एक्शन बनाते हैं। जब सोप हार्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, सोप किसके साथ रिएक्ट करता है, हार्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, तो ये स्कम बनाता है। ठीक है ना, स्कम बनाता है, यानी कि इस तरह से उसको क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है, पकड़ लेता है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि नाउ द सोप डू नॉट शो क्लींसिंग एक्शन। अब इस क्लींसिंग एक्शन नहीं जनरेट कर पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये इसके साथ में सही से फॉर्म ही जनरेट नहीं कर पाता, तो क्लींसिंग एक्शन हो नहीं पाता। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ RCOO Na पॉजिटिव, ये कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ किसी के भी साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाया इसने, RCOO का ट्वाइस कैल्शियम प्लस में सोडियम को अलग कर दिया। तो अब ये यहाँ पे कैल्शियम जब आ गया, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, लेदर नहीं बन पा रही, फॉर्म नहीं बन पा रही। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में सोप सॉल्यूशन अपीयर क्लाउडी। हमने देखा कि सोप सॉल्यूशन कैसा दिखता है, बादलों जैसा हो जाता है जब उसको घोल लिया जाता है। भाई तुमने सोप को जैसे किसी चीज में घोला और उसको जब रगड़ा जाता है तो उसमें झाग झाग आ जाता है ना, तो वो क्लाउडी दिखते हैं हमें यहाँ पे। तो सोप मिसेल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, हैंस सोप सॉल्यूशन अपीयर क्लाउडी। ठीक है ना, ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करता है, स्कैटर कर देता है। इसकी वजह से हमें ये कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का क्लाउडी सा दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक ये हमारी लास्ट थी। तो ये हमारी लास्ट थी हमारे पास में। तो आई होप सो यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक लाइन को पढ़ाया, हर एक बात को बताया, हर एक पॉइंट को समझाया आपको कि किस तरीके से आप कार्बन एंड कंपाउंड पे यहाँ पे बात कर सकते हैं। हाँ, अब आप लोगों को दिक्कत ये आई है कि मैंने कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बताया, तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं, पेपर में कैसे हमें बनाना होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो मान के चलिए आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले आप कार्बन को यहाँ पे लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपके पास में, 4 होती है।
तो 4 वैलेंसी के हिसाब से ही आप यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाना है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो मान लीजिए आपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये लगा दिए कार्बन के, और 2 यहाँ पर लगा दिए। अब जो ऑक्सीजन है आपका, आपने अपना एक ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ऑक्सीजन का इसको हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो 2 4 इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने होते हैं हमारे पास में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से एक ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लगा दिया अपना, ठीक है ना। ऑक्सीजन लगाया तो 2 आपने अपने यहाँ पे लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कार्बन अपना क्या करेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार करेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है ना। अब कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पर पूरा हो गया, साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा इस तरीके से, और ऐसे ही यहाँ पर कार्बन अपना ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आया है, यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा कहलाएगा डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कार्बन के भी 8 हो गए, शेयरिंग कर ली ना इसमें, यहाँ पे 4 हैं, 4 यहाँ पर है इसके पास में, तो 8 हो गए इसके पास में। और ऑक्सीजन पे भी देखेंगे तो इसको भी कितने मिल रहे हैं, 8 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मान लो आपको मीथेन का बनाना है, CH4 का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। तो CH4 का कैसे बनाएंगे, कार्बन, कार्बन के पास में एक यहाँ लगा दिया इसका, एक ये लग गया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। अब हाइड्रोजन को इसके चारों कोनों पे कनेक्ट करेंगे, एक हाइड्रोजन के लिए डॉट हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए डॉट हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए डॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए डॉट हाइड्रोजन। अब सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कौन, अपना कार्बन, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इस तरीके से आप कार्बन का ऑक्टेट बनाएंगे, ठीक है ना। ये कार्बन का ऑक्टेट बन गया। अब आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन के आपको क्या बनाना है, वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, तो ये एक बन गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई, यहाँ पर ये इसके साथ हमने बना दी, और यहाँ पर ये इसके साथ बना दी। तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरों को यहाँ पर ड्रॉ कर करके आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि हम नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, कि आपने नाम लिखने तो मुझे सिखाया नहीं कि नाम कैसे लिखे, तो देखिए काउंटिंग मैंने आपको सारी सिखा दी है, तो उसी के बेस में हम नॉमेनक्लेचर कुछ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए आपको कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर आपके पास में, लाइक ए कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे Br लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके लगा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम बताइए कि इसका नाम क्या होगा, तो आप देखिए याद रखिएगा कौन सा ग्रुप लग रहा है आपके पास में, ब्रोमीन ग्रुप लगा है, यानी कि हेलो ग्रुप यहाँ पे लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हेलो के लिए पहले लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है ना। ब्रोमो आपने लिख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद कार्बन की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 और एक 4, 4 कार्बन हमें दिख रहे हैं, 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद बॉन्ड पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर तो सारे सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं एन, ठीक है ना। और फर्स्ट पर हमारा कौन लग रहा था, ब्रोमो, तो फर्स्ट ब्रोमो ब्यूटेन हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फर्स्ट ब्रोमो ब्यूटेन हमारा बन जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए कुछ नाम और लिखते हैं हम। मान लीजिए हमें लगा हुआ सी सी डबल बॉन्ड सी सी, और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया आपका, ठीक है ना। बाकी जगह पर आपके हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए, क्लियर है। बाकी जगह पर आपके क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए। अब पूछ रहे इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए अल्कोहल के लिए Al लगता है, बाद में लगाएंगे। पहले कार्बन कितने हैं, कार्बन हमें यहाँ पर कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब एक जगह पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड लग रहा है, एक जगह पर कैसा बॉन्ड लग रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग रहा है। अब डबल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन ग्रुप का होता है, तो यहाँ पे En लगाएंगे, ठीक है ना। एल्कीन ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, En लगाएंगे, तो ब्यूटीन हो गया। और साथ में हमारे क्या मिल रहा है, एल्कोहल ग्रुप लग रहा है। एल्कोहल ग्रुप का हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, जो कि इसका सफिक्स क्या होता है, ओल होता है। सफिक्स कैसा होता है इसका, ओल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओल लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटीनॉल। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये ब्यूटीनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ब्यूटीनॉल बन जाएगा। अगर मान के चलिए हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई आता, सी 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 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से हमारे पास में लगा हुआ है। तो ये जो ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला ग्रुप, ये कौन सा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ओइक लगता है, इसका जो सफिक्स होता है इसका, वो क्या लगता है, यहाँ पर ओइक लगता है। तो पहले आप कार्बन को देखेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने हैं हमारे पास में, तो 1 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोप, ठीक है ना। अब इसके बॉन्ड को देखेंगे तो सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, सिंगल को कहते हैं हम एन, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एन कहते हैं, क्योंकि एल्केन ग्रुप का हमारा हो गया।
और इसके पीछे कौन सा ग्रुप लगा हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ, तो पीछे लगा देंगे ओइक। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये प्रोपेनोइक बन जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक बन जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी आपके पास में आ सकता है, कोई भी ग्रुप लग सकता है, लाइक कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ठीक है ना। तो ये आपके पास में यहाँ पर लग गया। तो अब हमारे पास में क्या है, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन की हमने चैन बनाई, तो कितने कार्बन है आपका, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 5 कार्बन है। 5 वाले को आप क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, ठीक है ना। 5 वाले को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर पेंट कहते हैं। बॉन्ड कैसा लगा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड वाला यानी एल्केन ग्रुप, तो एन हो जाएगा। और साथ में हमारा यहाँ पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, ये जो ग्रुप कनेक्टेड है ये हमारा कौन सा ग्रुप कनेक्ट है, कीटोन ग्रुप कनेक्टेड है। कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, कीटोन ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो कीटोन ग्रुप के लिए जो इसका प्रीफिक्स लगता है वो क्या लगता है, ONE, ठीक है ना। तो हम ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, पेंटेनॉन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पर पेंटेनॉन बनाएंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को। तो इस तरीके से आप इनकी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, यहाँ पर नाम इनके लिख सकते हैं। अभी आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो कि मैं सीरीज भी डालूंगा, सीरीज पूरी डालूंगा रियल फाइनल रिवीजन के लिए। अभी आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से तैयार करिए। आपको 18 तारीख को यहाँ पर, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, 18 फेब को आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट की एक सीरीज मिलेगी आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट वो पढ़ लिया तो बेटा बेड़ा पार हो जाएगा आपका बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट की एक सीरीज डालूंगा, तो आप उसको आराम से देखिएगा। क्लियर है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करेंगे उस पर कि आपको, अगर आप, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएंगे कि सर हमें यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए वो डाउट भी यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। चलिए तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय एंड सी यू अगेन।